हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। मैं हूं इंद्रजीत सिंह, आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज है लेक्चर 8। ध्यान दीजिए, हम आरटी एकेडमी पर मिल रहे हैं। ये बहुत शानदार सा प्लेटफॉर्म है। आपको साल भर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी 11th और 12th क्लास की। और आप कंसीडर करिए कि ये जो कोर्सेज हैं आरटी एकेडमी के, पीसीएमबी के, वो बहुत शानदार एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और आपको दिए जा रहे हैं। अगर हमें साल भर फॉलो करेंगे तो ईयर लॉन्ग कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें आपके बोर्ड की सीबीएसई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसके पैटर्न पर बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह हो जाएगी। प्रॉब्लम्स के साथ आगे चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। इसके बाद ऐसे भी सेशन आएंगे जिनमें हम सिर्फ प्रॉब्लम्स लगा रहे होंगे, अपने आप को एसेस कर रहे होंगे, साथ में कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी करेंगे। फिलहाल आज है बारी लेक्चर 8 की। आरटी एकेडमी को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए भैया, क्योंकि आगे की वीडियोस तभी तो मिलेंगे। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। मैंने अपनी फिजिक्स की बहुत सारी पढ़ाई आईआईटी कानपुर में रह के की, आईआईटी कानपुर में की। तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अच्छे सा एक्सपीरियंस आपको भी मिलेगा। थोड़ा बहुत जो हमने सीखा आपको सिखाते हैं। काम शुरू करते हैं स्लाइड 1 से। और आज है नए कांसेप्ट्स और थोड़ी नई प्रॉब्लम्स। तो जानते हैं क्या सीख, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पहला टॉपिक है आज का। आप मानिए कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ये लॉ पढ़ाने से पहले ही आप जानते हैं क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझते हैं? जैसे आपने एक प्रॉब्लम करी थी, याद करिए कि एक ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया था, उसमें कुछ चार्ज रखा था, एक वर्टेक्स पे और चार्ज था, इस वाले वर्टेक्स पे भी था, और 60 एंगल हुआ करते थे, अगर सबको याद हो ठीक से। तो फिर यहाँ पे फोर्स F, यहाँ पे फोर्स F, और ऐसे करके √3F हमारा आंसर आता था। तो बेसिकली ये जो F फोर्स है, ये जो F फोर्स है, ये F और F अकेले में निकली थी। हम लोगों ने ऐसा कहा था कि जो फोर्सेस हैं वो ऐसे मान लो कि तीसरा चार्ज है ही नहीं, और सिर्फ दो चार्ज आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो F है, और ये F तीसरे के आने से डिस्टर्ब भी नहीं हुई। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। इन डिटेल जो डिस्कशन है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसको निकालें। आइए भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है समझिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन जनरल आपसे कुछ ऐसी बातें कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है Q1 और फिर ये चार्ज है कुछ Q2, ये इसको रिपेल कर रहा है किसी F फोर्स से, और यहां पर फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये लग रही है। बहुत अच्छी बात। और ये तब लग रही है जब ये दोनों अकेले थे, कोई तीसरा नहीं था। अब क्या करें, कुछ खास नहीं। अचानक से यहाँ पे एक चार्ज आता है जिसको हम बोलते हैं +Q3। अब ये Q3 जो है वो खुद Q2 को रिपेल कर रहा होगा, जरूर कर रहा होगा। किससे करेगा? F on 2 ड्यू टू 3 ऐसे रिपेल कर रहा होगा। हाँ, अब बात आती है कि क्या ये जो फोर्स है जो अकेले में लग रही थी वो थर्ड चार्ज के आने से बदल गई? तो जवाब है नहीं। F on 2 ड्यू टू 1 when Q3 was absent, and F on 2 due to 1 when Q3 is present. जब Q1 और Q2 के बीच की फोर्स Q3 के एब्सेंस और Q3 के प्रेजेंस में नापी जाए, तो हम पाते हैं कि Q3 के एब्सेंस या Q3 के प्रेजेंस, दोनों में ही इस फोर्स में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, nth चार्ज। इस कोई भी और चार्ज है, अवेलेबल है, प्रेजेंट है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों के बीच में उतनी ही फोर्स लगेगी। अच्छा, पर इस पर नेट फोर्स तो बदल गई। हाँ, नेट फोर्स बदल गई, क्योंकि ये चार्ज आने के बाद इसके ऊपर कुछ फोर्स अलग भी लगाने लगा, तो नेट फोर्स बदल गई। पर जो इन दोनों का म्यूचुअल इंटरैक्शन था, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। अरे ये तो मान के चल रहे थे, पॉलीगॉन प्रॉब्लम जितनी भी की थी वो एक्चुअली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अपने इंट्यूशन में मानकर करी थी हमने। सारे फोर्सेस इंडिविजुअल लिख लेते थे, बाद में वेक्टर सब निकाल लेते थे। जी हाँ, ऐसा ही था।
तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो बेसिक लॉजिक है वो बेसिक लॉजिक ये है कि फोर्स बिटवीन, और नेट फोर्स की बात नहीं हो रही है, ये कौन सी बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ दो चार्जेस की आपस में, ठीक, यानी सिर्फ इस पर्टिकुलर फोर्स की बात हो रही है, नेट फोर्स की बात नहीं है। टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस of any other charge। कोई भी चार्ज है या नहीं है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दो लोगों के बीच में जितनी फोर्स लग रही थी, अगर कॉन्फ़िगरेशन उनके नहीं बदले तो उनके बीच में फोर्स उतनी ही रहेगी। अच्छा, तो नेट फोर्स के बारे में कमेंट करो। आप नेट फोर्स के बारे में कमेंट कर लेते हैं, नेट फोर्स के बारे में कमेंट करो। कहा यह जाएगा कि जो नेट फोर्स होगी किसी एक पार्टिकल पर, वो पहली वाली फोर्स, दूसरी वाली फोर्स, ये क्या बकवास है, दूसरी फोर्स में क्या मतलब है, मतलब ये कि अगर Q2 पे तुम फोर्स निकाल रहे हो तो Q1 की वजह से फोर्स, Q3 की वजह से फोर्स, Q4 की वजह से फोर्स, Q5 की वजह से फोर्स, जितने चार्जेस अवेलेबल हैं उन सबके इंडिविजुअल फोर्सेस लिखिए और उन सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए। दिस वेक्टर सम will be the resultant force on the charge। अच्छा, आसान था, हाँ आसान था, ये तो हम जानते थे पर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। इससे क्या होगा, ये लॉ है, ये सच होता है, ये ट्रू होता है, इसलिए हम पुरानी बातें जो क्वेश्चंस लगाए थे इस तरह से लगा लेते थे। और ये जो F1 है, मान के चलते हैं कि ये वो फोर्स है जब वो दोनों इंडिविजुअली काम कर रहे थे, कोई और चार्ज नहीं था। F2 का मतलब दो चार्जेस यहाँ काम कर रहे थे और तीसरा नहीं था, ऐसे अज्यूम करके जो फोर्सेस लिखी गई वो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन आपके लिए निकल कर आई, दिस इज टू बी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है कि जो नेट फोर्स है वो इंडिविजुअल इंटरैक्शंस का वेक्टर सब होगा, और इंडिविजुअल इंटरैक्शन वैसा ही होगा जैसा कि वो अकेले में होता, कोई चार्ज एब्सेंट होता है तब होता, मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिविजुअल चार्जेस के फोर्सेस का सम। अच्छा, पर आप देखें कि ये जो सम निकल के आया है ये कोई ऐसा वैसा सम नहीं है, दिस इज नथिंग बट अ वेक्टर सम। तो वेक्टर सम के लिए आपको वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जी हाँ पड़ेगी, और वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ेगी तो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म सीखना पड़ेगा। अच्छा साहब, एक और बात खास कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्यों पढ़ाया जा रहा है, जब हमें कॉमन सेंस में ही इसके क्वेश्चंस इसको बताने से पहले ही करा दिए गए तो फिर इसको बताने की जरूरत क्या थी। बताने की जरूरत क्या है वो बताता हूं आपको कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल इज नॉट एन एग्जैक्ट लॉ ऑफ नेचर। क्या मतलब है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दुनिया के हर स्तर पे, नेचर के हर लेवल पे, हर स्केल पर काम करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्वांटम लेवल पे जाके ये प्रिंसिपल फेल हो जाता है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब जो हमारी दुनिया है, बड़े पार्टिकल जो आंखों से दिखाई देते हैं, ऐसे बड़े पार्टिकल्स पे, ठीक ठाक कूलम के चार्जेस पे ये लॉ होल्ड करता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के केसेस में या एटॉमिक पार्टिकल्स के केसेस में, इंडिविजुअल एटम्स के केसेस में ये प्रिंसिपल होल्ड करता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं। कर जाए तो की बात, ना करे तो वी कैन नॉट गारंटी। तो एग्जैक्ट लॉ ऑफ नेचर नहीं है, मतलब हमेशा काम नहीं करता। तो मैक्रोस्कोपिक जो हम पढ़ रहे हैं वहां पे काम कर रहा है, इसलिए ये स्पेशली बताया गया। ये लॉ इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछ लिया जाता है। फिलहाल क्योंकि वेक्टर सम है तो वेक्टर फॉर्म पढ़ना चाहिए हमें, तो हम एक नई हेडिंग डालेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म, कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म। आइए भाई वेक्टर फॉर्म कर लेते हैं। कैसे होगा वेक्टर फॉर्म, देखिए कुछ खास नहीं। देखो भाई, एक चार्ज है तुम्हारे पास, वेक्टर फॉर्म जैसे तुम्हारे पास दिमाग में आएगा तुम्हें एक्स वाई जेड एक्सेस के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर के लिए तुम्हें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यानी एक्स वाई जेड एक्सेस चाहिए, कोई ना कोई ओरिजिन चाहिए। यहाँ पर कोई चार्ज रखा है Q1, इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं।
कोई चार्ज यहाँ रखा है Q2, इसको भी हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ओरिजिन से अगर मैं इसको मिला दूं, एरो ले लेता हूं तो अच्छा लगेगा। ओरिजिन से अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये R1 वेक्टर है, और ओरिजिन से अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये R2 वेक्टर है। ये क्या मतलब इन वेक्टर्स का? कुछ खास नहीं, पोजीशन वेक्टर बोले जा रहे हैं। Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर और Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर। अब साहब जब इन दोनों के बीच में आप फोर्स निकालेंगे तो वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आएगी। हमने ऐसे वेक्टर बना दिया अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और जो फोर्स होगी वो एक्चुअली इसके आगे इसी के लाइन को एक्सटेंड करने पर आएगी। यस, ठीक है ना, इस तरह से फोर्स आएगी। ये है फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 ऐसे लिख दिया गया, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 ऐसे लिख लेते हैं, ऑन टू ड्यू टू 1। अब देखो गौर से कि ये R2 वेक्टर, ये R1 वेक्टर, जब R2 से R1 को घटाओगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तभी तो ये R वेक्टर मिलेगा, जिसे हम R कहते हैं चार्जेस के बीच का सेपरेशन। तो ये जो R वेक्टर है चार्जेस के बीच का सेपरेशन, वो बेसिकली R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है। अच्छा, तो अगर तुम कहो कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 का मॉड कितना है, तो मॉड तो चुपचाप से ये है, that is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। R का मतलब बेसिकली ये है कि मॉड ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर। R वेक्टर जो बीच की दूरी है इसके मॉडुलस ले रखा है। मॉडुलस का क्या मतलब है अभी समझाता हूं, देखो गौर से। ये जो मैग्नीट्यूड है ये ले रखा है। अच्छा, फोर्स किधर लग रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन तो आपको दिखाई दे रही है कि आपके लिए एरो भी बना रखा है। ये है आपके फोर्स की डायरेक्शन, तो मैं डायरेक्शन नहीं ले रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। अब इस पूरी रामकथा को हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन टू 1 वेक्टर इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 वेक्टर Q2 वेक्टर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है वो R वेक्टर के मॉड का स्क्वायर था। अब जब ये यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो लॉजिकली आपको इसमें एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। कौन सा यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स आ रही है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में फोर्स आ रही है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि R21 यानी R2 माइनस R1 वेक्टर की तरफ इस दिशा में फोर्स आ रही है। तो लॉजिकली आपको ये R कैप लगाना पड़ेगा। व्हाट इज R कैप? यूनिट वेक्टर अलोंग R डायरेक्शन। अच्छा, R वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो R कैप की वैल्यू क्या होगी? तो हम कहेंगे R वेक्टर डिवाइडेड बाय R वेक्टर का मॉड। किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर A डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर A। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था, तो बस R कैप के लिए ही लगा लिया। अगर तुम एक्सप्लेन करोगे, इसको एक्सपैंड करोगे थोड़ा सा R वेक्टर को, तो तुम कहोगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और मॉड लिखोगे तो लिखोगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। ये अब बस प्लेस कर दीजिए इसको। जब आप बेटा इसको प्लेस करेंगे तो प्लेस करके क्या पाएंगे वो बताते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं आपके। तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा 2 पर 1 की वजह से, और ये वेक्टर फॉर्म है, दैट इज 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2। जो बेटा नीचे R वेक्टर के मॉड का स्क्वायर लिखा है, उस R वेक्टर की जगह पे ये चीज लिखी जा सकती है, दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर इनटू बगल में देखें R कैप लिखा है और R कैप की ये वैल्यू आपने निकाल ली है, तो बस इसको पुट कर दीजिए कि R2 वेक्टर, पीछे हो जा बेटा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये तो सर सेम लिखे हुए हैं दोनों, क्यूब कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, क्या भरेंगे? तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ लिखा हुआ है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हो गया भाई 2 पर 1 की वजह से फोर्स। और अगर तुम चाहते हो कि 1 पर निकालो 2 की वजह से फोर्स, तो सर वो तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा मतलब माइनस के साथ, तो इस वेक्टर को पलट दो, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। सर इसको क्यों नहीं पलटा? मॉड लिखा है, वैल्यू है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो चेंज भी मतलब फर्क ही नहीं पड़ता कोई। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर
ये F21 है, ऊपर F12 था, तो ये आपने निकाल लिया। अब आप देखिए गौर से, तो आपको बहुत ही अच्छे दो फॉर्मूला मिल रहे हैं। दो क्या, बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, वो अलग अलग नोटेशन है। तो डिफरेंट चार्जेस पे फोर्स है तो फिर वेक्टर तो बदल ही जाएगा। तो ये एक वेक्टर फॉर्म हो गई और ये एक वेक्टर फॉर्म हो गई। आपको वेक्टर फॉर्म लिखते समय आपको पता होना चाहिए कि चार्जेस के पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं, ये और ये, और फिर उनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, दैट इज ये। क्लियर? और इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर ही है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पहले लिखा, बाद में r को r वेक्टर का मॉड लिख लिया और उसके बाद यूनिट वेक्टर लगा के उसको यहां पर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया तो ये फोर्स का वेक्टर बन गया। यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपको पता होती है 11th क्लास से, पुट कर आंसर आ गया। ये है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक, खत्म हुआ। अगले पे आइए। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये खतरनाक कॉन्सेप्ट है। कारण क्या है, सुने गौर से। कूलम्ब्स लॉ जो था वो फोर्स से डील करता था, और फोर्स का फॉर्मूला जब तुम पढ़ते थे तो बेटे फोर्स का फॉर्मूला तुम बहुत खतरनाक तरीके से याद भी कर चुके हो, लेकिन वो बहुत भ्रामक फॉर्मूला है, आपको चार्ज के नेचर के बारे में कुछ नहीं बताता है। Q1 Q2 by r²। याद करो, एक चीज पढ़ी थी जिसको बोला जाता था सोर्स चार्ज, और एक थी जिसको बोला जाता था टेस्ट चार्ज। और फोर्स के फॉर्मूले में एक व्यक्ति जिसको हम सोर्स बोलते थे वो होता था, और दूसरा आदमी जिसको हम टेस्ट बोलते थे वो होता था। हम क्या करने आए थे, हम करने ये आए थे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि सोर्स चार्ज कैसी फील्ड, कैसा पोटेंशियल डेवलप करता है वो स्टडी करने आए थे। और स्टडी करने लग गए फोर्स, तो फोर्स के अंदर तो दोनों बातें आ रही हैं, सोर्स भी और टेस्ट भी। तो अकेले सोर्स की प्रॉपर्टी कैसे पढ़ी जाए, या तो सोर्स और टेस्ट दोनों का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए एक ऐसा टर्म डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेसिकली ये बता पाता है कि सोर्स चार्ज अकेले क्या कर रहा है, टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है। तो देखें कि टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होकर भी सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी को कैसे पढ़ा जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले तो इसको इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा एजेंडा सिर्फ ये है कि जो भी फोर्स, जो इंटरेक्शन दो पार्टिकल्स के बीच हो रहा है, उसमें सोर्स चार्ज का कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स चार्ज। और डू नॉट थिंक कि ये हाइपोथेटिकल कहानी है, ये बिल्कुल एक फिजिकल एंटिटी है, सच में एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इतना ध्यान रखना कि सोर्स चार्ज अकेला क्या कर रहा है वो बताने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी, क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला था उस फोर्स के फॉर्मूले में तो दोनों ही बातें आया करती थी। अच्छा सा करते हैं, देखो एक चार्ज यहां रखा है मान लीजिए कि Q, और एक चार्ज यहां रखा है मान लीजिए कि Q0। दोनों के बीच का सेपरेशन आप मान लीजिए कि D है, और फिर आपको एक फीलिंग आ गई कि सर ये जो चार्ज पर्टिकुलर है इसे हमें नाम देना चाहिए सोर्स चार्ज, ये जो चार्ज है इसे नाम देना चाहिए टेस्ट चार्ज या प्रोब चार्ज, एक ही बात। अब आगे है, टेस्ट चार्ज पर फोर्स लिखी जाती है, सोर्स पर फोर्स नहीं लिखते, तो हम कहेंगे F यानी फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 डिवाइडेड बाय d²। यही बना, बिल्कुल बना। पर सोचकर देखो, ये Q0 ना होकर 2Q0 होता तो यहाँ पे 2Q0 लिख देते, ये 3Q0 होता तो यहाँ पर 3Q0 लिख देते, 4Q0 होता तो यहाँ पर 4Q0 लिख देते। बात तो सही है। तो समझो इसको कैसे लिखा जा सकता है कि अगर इस पूरी क्वांटिटी को F बोला जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि Q0 चार्ज जब लाए थे तो इस चार्ज पर फोर्स लग रही थी F। अगर हम Q0 ना लाके 1 कूलम चार्ज लाते तो फोर्स कितनी लगती, F डिवाइडेड बाय Q0। और गौर से देखो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। 1 कूलम चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू है। और जब इसको निकाले जरा फोर्स पर यूनिट चार्ज को, F बाय Q0 को निकालो, तो तुम कहोगे फोर्स का जरा फॉर्मूला लिखकर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाय d²। और फिर जब 1/Q0 से इसको डिवाइड करोगे बेटा तो तुम्हें मालूम चलेगा कि सर ये Q0 और ये Q0 तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। और जब ये कैंसिल हो जाते हैं तो फिर हमारे पास आंसर क्या आता है, आंसर के नाम पर हमारे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला आता है Q डिवाइडेड बाय d²। इस टर्म को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड,
जिसका फॉर्मूला अंत में बना F/Q0। और जो F है वो ध्यान रखना कि नेट फोर्स है, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से फोर्स नहीं है। मैंने एग्जांपल लेते समय एक पर्टिकुलर चार्ज लिया था, इसलिए एक पर्टिकुलर चार्ज था। अगर ज्यादा चार्ज लेते तो ज्यादा चार्जेस की फोर्स लगती। पर देखो गौर से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की, इस पूरे फॉर्मूले को तुम गौर से देखो। इस पूरे फॉर्मूला में कहीं भी किसी कीमत पर टेस्ट चार्ज नहीं है। स्पेस की प्रॉपर्टी है 4πd², स्फेरिकल सिमेट्री। एप्सिलॉन नॉट है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सराउंडिंग का मीडियम कैसा, डाइलेक्ट्रिक है कि नहीं। और सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज नहीं है। लिख देते हैं, डिपेंड्स ओनली अपॉन सोर्स चार्ज। ये सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रही है। और खास बात क्या है, इसी व्यक्ति को हम नाम देते हैं ई फील्ड। ई फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये 1/4πε0q/d² याद करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, भूल जाइए। आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड याद करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पर आपको जो सबसे जरूरी चीज है वो जो याद होगी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो सब कुछ एक साथ दिखेगा, वो होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट F/Q0। F/Q0 ये होनी चाहिए। ये जो हमने लिखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रू फॉर्मूला है। और ट्रू ऑलवेज, हर कंडीशन पर होल्ड करता है। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्लेम की जाएगी कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होगा कि अगर वो इस प्रकार के किसी फॉर्मूला को फॉलो करती है तो वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। अब हाँ, ये बात सही है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की भी होनी चाहिए, ये नहीं कि ग्रेविटेशन वाली फील्ड को तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दो, बट चार्ज की वजह से जनरेट होने वाली कोई भी फील्ड जो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहचान है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि F/Q0। अब कई किताबें क्या कहती हैं? कई किताबें कहती हैं कि ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और उसको हम कहेंगे F/Q0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर एकदम ट्रू डेफिनेशन है। तो टेस्ट चार्ज को छोटा किया जा रहा है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए, रोबस्ट नहीं होना चाहिए, ताकि वो छोटे से छोटे सेंसेशन को भी एक्सपीरियंस कर सके और वो हिल डुल सके, इसलिए इसको छोटा कर दिया गया है। और किसी रीजन की किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर दी गई। अब चर्चा करें इसकी यूनिट्स की। जब आप बेटे इसकी यूनिट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की कूलम। बहुत बढ़िया। तो आपको ऐसा भी पता चला कि सर ये तो एसआई यूनिट हो गई। अब मैं फैरेड वाइट चार्ज पे नहीं जा रहा हूं, सिर्फ एसआई यूनिट पकड़ के चलिए। इसके अलावा एक और यूनिट होती है, दैट इज वोल्ट पर मीटर। और ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको वोल्ट पर मीटर पढ़ा नहीं रहा हूं कि क्या होती है, जब मैं पोटेंशियल बताऊंगा तब ये चीज सिखाऊंगा। बट विश्वास रखिए कि वोल्ट पर मीटर को ज्यादा एक्यूरेट यूनिट माना जाता है न्यूटन पर कूलम के मुकाबले में। तो आपको ये यूनिट भी याद रखनी है। दिस इज हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करो। इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला जा सकता है किसी पॉइंट पर नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। किसी पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज रखा हो, उस पर जितनी फोर्स होगी तो Q1 Q2/r² में Q0 की वैल्यू 1 हो गई, तो बेसिकली वो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहला रही है। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला आपने बना दिया, अच्छा लगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है? तो दिमाग में एक बात रखें, इट इज सिंपली अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई ड्रामेबाजी नहीं है इसमें। कारण क्या है कि जो फोर्स है वो खुद में वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो जवाब है हाँ, डायरेक्शन होगी। कहां होती है इसकी डायरेक्शन बताते हैं। पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज। मैं फील्ड जो होगी वो अवे फ्रॉम चार्ज होगी। अच्छा, अवे फ्रॉम चार्ज का मतलब करके बताते हैं, चिंता नहीं करनी। और नेगेटिव चार्ज जब आपके पास आ जाएगा तो आप कहेंगे कि इस आदमी की जो फील्ड है बेटा वो टुवर्ड द चार्ज होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देती है,
बट स्टिल अगर उसका किसी प्रकार का कोई चित्र डायग्राम कुछ बनाया जाए तो आप उसको इस तरह एज्यूम कर सकते हैं या ले सकते हैं, मन में उसकी धारणा बना सकते हैं कि लेट अस सपोज आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं, आप सब जानते होंगे, लेकिन आने वाले समय में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह समझी जाती है। ये चार्ज कैसा था? पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये फील्ड की डायरेक्शन है। आपके पास मान लीजिए कि कोई नेगेटिव चार्ज होता तो आप बहुत दूर से चार्ज की तरफ आती हुई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं जो बनाई जा रही है। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, बस हाँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होती है कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उनमें कन्वर्ज होती है। तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। आपको दिख रहा है कि हमने लिखा था कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज है और नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज है। तो ये डायग्राम से आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा, ठीक है। कुछ छोटी सी बात आपको बोलनी है इसके बाद, क्योंकि कंक्लूड करने का समय आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कांसेप्ट आप डेवलप करना था। फोर्स लगाने का और आपस में इंटरैक्ट करने का मैकेनिज्म बदल गया। आप देखें कि कूलम्स लॉ के एक्सप्लेनेशन में क्या था। कूलम्स लॉ के एक्सप्लेनेशन में था कि वी हैड अ चार्ज q and we had another charge q naught. This is of course test charge, this is source charge. We had separation between them as d, और फिर कहा जाए कि q naught पर कितनी फोर्स है, तो कोई बच्चा सिंपली बोलेगा कि this force is f and the f is defined as 1/4 pi epsilon naught q naught by d square। और कोई तकलीफ नहीं है इस फॉर्मूले से, कोई दर्द नहीं है इस फॉर्मूले में, एकदम सही एक्यूरेट है। जो फॉर्मूले से आ रहा है एक्सपेरिमेंट करोगे इतना ही फोर्स निकलेगा। इसके एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है। एक्सप्लेनेशन में क्या प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं कि Q exerts force on Q naught, यानी Q ने फोर्स Q naught पे एक्सर्ट किया, सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट किया। असली थ्योरी क्या है उसमें? असली थ्योरी ये है कि जो हमारा Q चार्ज है, ये Q चार्ज किसी d डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है और वो फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? तो आगे अपने स्लाइड में एक टॉपिक लिखा हुआ है, वो कर लेंगे, डोंट वरी। बट ये जो फोर्स होगी, ये फील्ड जो होगी, मैं अभी लिख के बता देता हूं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला क्यों स्पेशली हम यूज कर रहे हैं। Q/d पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस जगह पर अगर कोई चार्ज पॉजिटिव Q naught आ गया, तो अब मैं अगर पूछूं कि F on Q naught ड्यू टू Q कितनी होगी, तो तुम कहोगे कि वो होगी Q naught into E। ये क्या बकवास है? कुछ खास नहीं। गौर से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पुट कर दीजिए और Q naught का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर एक ही रिजल्ट पे तो पहुंचे, लेफ्ट में भी वही लिखा है, राइट में भी वही लिखा है, फॉर्मूला एक है, एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। पूछा जाता है, हम कह रहे हैं कि एक चार्ज ने दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाई और यहां कह रहे हैं कि सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने Q naught पर फोर्स लगाई। यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगाता है। एक पार्टिकल, पहला वाला चार्ज, अपने सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाती है। यानी कि पार्टिकल पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगाता, फील्ड एक्सर्ट फोर्स। फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन चार्जेस। जो किसी रीजन में फील्ड डेवलप कर दी जाएगी, वो फील्ड किसी चार्ज पर फोर्स लगाएगी, चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा। इसलिए फील्ड का कांसेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्टिकल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर पार्टिकल। फील्ड पार्टिकल पर फोर्स लगाती है। एक्सप्लेनेशन मिलता नहीं किताबों में, ना बच्चा इसे सीख ही पाता है, तो इसके लिए परेशान ना हो, बस इतना ध्यान रखें जो बताया गया है उसको फॉलो करते रहें। अगली कहानी सुने क्या है, बहुत 5 मिनट का स्टोरी है, 5 मिनट में अपनी ये स्टोरी भी फिनिश हो जाएगी। कहा जा रहा है फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज कितनी फील्ड क्रिएट करता है, तो कुछ मत करो, एक पॉइंट चार्ज ले लो
और कहो कि यहाँ क्या है, सोर्स चार्ज Q। इससे कितनी डिस्टेंस पर फील्ड निकालनी है, तो तुम कहोगे चलो r डिस्टेंस पे निकाल लेते हैं। मैंने कहा ओके, ये कैसा चार्ज है भैया, ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज है तो यहां पर जरा प्लस का 1 कूलम चार्ज रख दो, मैं रख दिया। इस पर फोर्स कितनी होगी, सबसे पहले तो रिपल्सिव टाइप की ऐसे फोर्स लगेगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और ऐसी फील्ड भी आ रही गौर से देखो। तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into 1 by d स्क्वायर, d की जगह हमने r लिखा है तो r स्क्वायर लिख देते हैं। अब अगर मैं कहूं कि ये 1 कूलम ना हो करके गलती से Q नॉट होता, तो हम लिख देते Q नॉट, तो यहां लिखते Q नॉट। और फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो तुम कहते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो F by Q नॉट है, और अगर ये F by Q नॉट है तो लॉजिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by r स्क्वायर बना फॉर्मूला। हाँ बन गया, Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by r स्क्वायर। और ये फॉर्मूला जो बन के आया ये काम का है, आपको याद रखना है, आपके 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल इससे बन जाएंगे। तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये। एक छोटी सी बात और बताते हैं इसमें, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। E field follows superposition principle। अच्छा सा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कोई चार्ज है जिसको हम Q1 बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई चार्ज है जिसको Q2 बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई चार्ज जिसको Q3 बोल रहे हैं, और ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इन सब की वजह से इस जगह पर कुछ E नेट आ रही है, तो ये जो E नेट होगी बेटे, वो E नेट का फॉर्मूला जो बनेगा, वेक्टर में लिख रहा हूं ध्यान रखना, वो होगा E ड्यू टू 1 प्लस E ड्यू टू 2 प्लस E ड्यू टू 3 प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ। जितने भी चार्जेस हैं उन सबकी वजह से फील्ड्स को ऐड कर दीजिए तो नेट फील्ड आ जाएगी, और बाकी फील्ड ऐसे निकालिए जैसे दूसरे थे ही नहीं। अच्छा, तो जैसे फोर्स था वैसे ये भी है, जी हाँ, दोनों तरफ चार्जेस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बन जाएगी, चार्ज इनटू E1 F1 बन जाएगा, F2 बन जाएगा, F3 बन जाएगा। यहां से आप डायरेक्ट सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स पे भी पहुंच सकते हैं। ये सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स की स्लाइड पे जाएं, उससे Q कॉमन लेके काट दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अच्छा साहब, अब लिखानी क्या है नाउ, रीडिफाइन कूलम्स लॉ। ऐसा नहीं कि कूलम्स लॉ की कोई नई डेफिनेशन है, लेकिन कूलम्स लॉ समझने और प्रूव करने का तरीका है। कूलम्स लॉ कहता था कि अगर आपके पास एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है मान लीजिए कि Q नॉट, और इनके बीच का सेपरेशन अगर है R, तो ये टेस्ट चार्ज पर सोर्स चार्ज जो फोर्स लगाएगा F, उसका फॉर्मूला बन रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q नॉट by R स्क्वायर। अब मैं कहूं कि सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज की लोकेशन पर, इस साइड पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की थी, तो हम कहेंगे वो तो F by Q नॉट की थी, यानी Q by R स्क्वायर की थी। Q नॉट से Q नॉट कट ही जाएगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F by Q नॉट होता है, तो Q नॉट से वाला Q नॉट कटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसे स्टेट करूं तो ये भी कूलम्स लॉ है, और कोई ये कह दे कि किसी पॉइंट चार्ज से R सेपरेशन पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर वहां पे मैं Q नॉट चार्ज रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज बराबर फोर्स हो जाएगी, और ये फोर्स तो अपने आप से कूलम्स लॉ पे मैच करती है। तो कूलम्स लॉ लिखने के दो तरीके बन गए, एक आप फोर्स से लिख सकते हैं, दूसरा अगर किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड गलती से निकल आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर, तो आप इसे डायरेक्टली बोल देंगे कि प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इट होल्ड्स कूलम्स लॉ, इट होल्ड्स कूलम लॉ। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, मतलब हम फोर्स से भी कूलम्स लॉ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि कूलम्स लॉ एक एम्पिरिकल लॉ है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, उसे फोर्स के लिए डिफाइन किया गया है, फील्ड के लिए नहीं किया गया है। बट अगर आपको फील्ड का ये डायग्राम दिख जाए, फील्ड की ये शक्ल दिख जाए, फील्ड का ये फॉर्मूला दिख जाए, तो आपको फीलिंग आ जानी चाहिए कि ये अल्टीमेटली चार्ज से मल्टीप्लाई होके कूलम्स लॉ वाली फोर्स देने वाला है। तो आप यहीं से फीलिंग ले लीजिए कि कूलम्स लॉ आ गया। दिस इज हाउ वी रीडिफाइन कूलम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, क्या करें, कुछ खास नहीं। लास्ट स्लाइड, लेक्चर का समापन। नए नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं, प्रॉब्लम आज कम करी है, पर काम की बातें बताई हैं आपको। सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, आपने हमें देखा और आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, थोड़ा सा एंथुसियाज्म बढ़ेगा हमारा कि आप बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप देखेंगे आपका बहुत फायदा होगा, अच्छा सीखने को मिलेगा। पूरे साल फॉलो करिए हमें, और पूरे साल में क्या मिलेगा, ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज किसकी,
P भी पढ़ेंगे, C भी पढ़ेंगे, M भी पढ़ेंगे और B भी पढ़ेंगे। और आप मान के चलिए कि हम कानपुर में इन वीडियो से रिकॉर्ड कर रहे हैं और कानपुर की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं। बहुत एक्सपीरियंस, और मैं खुद आईआईटी से पढ़ा हूं, दूसरे प्रोफेसर्स भी जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं और बहुत एक्सपीरियंस हैं। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और मैं पढ़ा रहा हूं आपको आरटी एकेडमी पे। नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो भैया, काम आएगा। साल भर पढ़ेंगे फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बाद पूरा कोर्स कर लीजिए सब्सक्राइब आरटी एकेडमी को। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।